हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचरकम। हम लोग आज अपना एडवांस सीरीज़ में डिस्कशन जो है वो सॉल्ट एनालिसिस पे करेंगे। इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डिस्कशन कर चुके हैं, एडवांस के पीवाईक्यूज़ कर चुके हैं और उनकी एडवांस प्रॉब्लम शीट भी सॉल्व कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने दोनों टेस्ट दिए होंगे। जिन्होंने नहीं दिए हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल पे वो टेस्ट पढ़े हैं, घर पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं टाइम लगा के, है ना। टाइमर लगा के करने से ही फ़ायदा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आता है सॉल्ट एनालिसिस। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सॉल्ट एनालिसिस की। इन जनरल सॉल्ट एनालिसिस से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम लोगों को करना होता है, और दे आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक्चुअली दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दे आर सब्जेक्टिव, बट in paragraph they write down the whole question and then give 2 or 3 questions on the objective basis, but actually it is a subjective question which we need to solve thoroughly। ठीक है, तो सब कुछ पूरा करना पड़ेगा जिसके लिए हमें थोड़ी सी इन डेप्थ पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा मतलब होगा नहीं, रटने का फ़ायदा नहीं होगा। सॉल्ट एनालिसिस में मेरे को लिखने के लिए जो साथ साथ लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर ये होने वाला है। अंत तक देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछा जाता है वो हर स्लाइड से एक क्वेश्चन तो होगा ही, हर पेज पे एक क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हें फ़ायदा इसका एडवांस के पेपर मिलेगा, और इन जनरल जो डी और एफ ब्लॉक के डी ब्लॉक की रिएक्शंस हैं और खासकर जो पी ब्लॉक की रिएक्शंस हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। मेनली डी ब्लॉक तो कवर होगा ही होगा, तो इस बात की चिंता करे बिना कि बहुत सारा है, तुम इसे आराम से सुनो। और मेरा कहना यह है कि इस लेक्चर को ज़्यादा बार सुनना। जैसे केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्चुअल था, कोऑर्डिनेशन कंसेप्चुअल था, तो उसे 1-2 बार सुन लिया और उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने सीधे सवाल लगाए और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में बहुत कुछ याद करने के लिए है, कुछ थ्योरी जो छूट रही होगी वो तुम कमेंट करना, तो मैं उसे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो सारा कुछ कवर करना मेरे हाथ में है नहीं, बहुत वास्ट चीज़ है ना सॉल्ट एनालिसिस, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने मोस्टली कवर करने की कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट कैटाइंस और एनाइंस है उन्हें लेने की कोशिश की है। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, सुनेंगे और तुम मेरे साथ रिपीट करोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ उसे वैसे पढ़ना शुरू करना। पहले पता नहीं तुम यार कैसे पढ़ते होगे, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में तो बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है, तो मैं पहली बार ऑनलाइन में भी बताऊँगा कि सॉल्ट एनालिसिस को कैसे पढ़ना चाहिए हमें, हाउ टू रीड सॉल्ट एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, मेरे को पता है इस बात पे, कि सर ये तो याद ही नहीं होएगा, इतना कमरसम सा है, कैसे याद करेंगे। तो ये सब सोचने से फ़ायदा नहीं होगा। स्टिक टू द प्लान, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, और देखना तुमसे सॉल्ट एनालिसिस के एडवांस के पीवाईक्यूज़ और एडवांस वाली शीट भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो और भी क्लैरिटी ले आएगी कॉन्सेप्ट में। और इसके लिए एक सजेशन और है कि जो मैं शीट दूं उसके अलावा भी क्वेश्चंस जो 1990s में जो एडवांस के सवाल आ रखे हैं सब्जेक्टिव वाले, अगर उन्हें भी कर लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैंने 2010 से ही लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न बना रखा है, उसी पे चलेंगे, लेकिन तुम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेंथ ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, या स्पीड ज़्यादा रखूँ, हो सकता है स्पीड भी बीच में ज़्यादा हो जाए, मेरी स्पीड ग्रेजुअली या एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, मेरे को पता नहीं चलता यार, ये बात थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि रिकॉर्ड है ना ये, तो मेरे को लगता है कि सब आ ही रहा होगा। तो स्लो डाउन करके सुन सकते हो, बहुत इसे 1.5x करके नहीं देख पाओगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। और इस वीडियो को कम से कम एक इंसान को 2-2, 3-3 बार देखना पड़ेगा, जिससे सॉल्ट एनालिसिस बिल्कुल दिमाग में घूम जाए, बढ़िया से बैठ जाए। तो एक बार अभी देखो, फिर 2-3 दिन बाद फिर देखो, फिर 2-3 दिन बाद फिर देखो। नोट्स का प्रिंट आउट ले लेना, मैं पहली बार कह रहा हूँ, इसका नोट्स का प्रिंट आउट ले लेना, तब सवाल लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेंगे। इसे रट के सवाल लगाने से बेहतर है कि इसे 2-4 बार पढ़ो और फिर सवाल लगाओ, फिर दिक्कत है फिर थ्योरी पढ़ो, फिर दिक्कत है फिर थ्योरी पढ़ो। इस तरह से इस चैप्टर को करना पड़ेगा। होपफुली मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, और तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये तो तुम ही जानते होगे। मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से तुम्हें सही बता रहा हूँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना डिस्कशन को सॉल्ट एनालिसिस के, और बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया ना, क्योंकि तुम्हें बताना भी ज़रूरी था कि क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो सॉल्ट एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस 2 तरह की करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं? 2 तरह की करते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और दूसरी करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। कैसी एनालिसिस करते हैं?
क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस को ही सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब हम क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी से कोई मतलब हमें है नहीं। हमें ये बताना है कि स्मेल कैसी है, कलर कैसा है, प्रेसिपिटेट आया, गैस बनी, उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे हुए। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से कैटाइंस और एनाइंस अवेलेबल हैं सॉल्ट में। हमें ये नहीं बताना है कि उनका अमाउंट कितना है। उसे करने के लिए हम लोग टाइट्रेशंस का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन। कैटाइन और एनाइन, जो कैटाइन है उसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल और एनाइंस को कहते हैं एसिडिक रेडिकल। ऐसा क्यों कहते हैं? जो कैटाइंस होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उन्हें हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। और एनाइंस जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल्स। तो ध्यान रखना, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एनाइंस है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कैटाइंस जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कैटाइंस को बेसिक रेडिकल कह रहे हैं और एनाइंस को एसिड रेडिकल कह रहे हैं। एसिड रेडिकल्स में जो हमें रेडिकल्स पढ़ने हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। स्कूल्स में तुम लोगों ने जो पढ़े होंगे वो 1, 2 पढ़े होंगे, 3 वाले कम पढ़े होंगे क्योंकि ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं। तो 1 और 2 में कौन कौन है ये बात हमें याद करनी है। 1 में कौन कौन है, मेरे साथ साथ बोलेंगे सब लोग। 1 में कौन है? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट। कौन कौन है? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट। ये बात मेरे साथ साथ रिपीट करो फिर से। कार्बोनेट, ग्रुप 1 में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्रेट और नाइट्रेट करें, नाइट्राइट और एसीटेट है, ठीक। और इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक। ग्रुप रिएजेंट फर्स्ट ग्रुप का कौन सा है? डाइल्यूट H2SO4। ग्रुप 2 में कौन कौन है? Cl-, Br-, I- यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट। ये क्या है? इनका ग्रुप रिएजेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा। तो ग्रुप 2 में कौन कौन आ गए? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो ये बात इतनी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में क्या आनी चाहिए, तो याद ही रखनी है पहले। अगर देखो केवल रेडिकल कौन से ग्रुप का कौन सा इतना तक याद रह गया तो प्राइमरी टेस्ट में करने में बहुत आसानी होगी, तुम आसानी से मेरी बात समझ जाओगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक। ग्रुप 3 में कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, तो उसमें सल्फेट है, फॉस्फेट है, थायोसाइनाइड है, फ्लोराइड है, बोरेट है और थायोसल्फाइट है, थायोसल्फेट है, ठीक है। सल्फेट, फॉस्फेट, थायोसाइनाइड, फ्लोराइड, बोरेट और थायोसल्फेट, ठीक। इनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक रेडिकल को भी देख लेते हैं। बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप 1 में कौन कौन है? Ag+, Pb2+ और Hg22+ है। कौन कौन है? Ag+, Pb2+ और Hg22+। अगर इसके निमोनिक वगैरह देखोगे तो गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं निमोनिक नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ याद ही होगा, फिर मैं बता दूंगा तुम्हें, वो भी याद रखना पड़ेगा। मेरा थोड़ा फनी भी ज़्यादा है ना, तो वो मैंने बचपन में याद किया था, वो वाला है। तो वो मैं चाहता हूँ कि जो निमोनिक तुम्हें किसी टीचर ने पढ़ाया हो, तुमने कहीं पे देखा हो गूगल पे, जो तुम्हें पता हो पहले से, लेकिन ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल है ये पता होना जरूरी है। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है? Ag+, Pb2+ और Hg22+ है। फिर इसका ग्रुप रिएजेंट कौन है? डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें? A और B में, ठीक। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप 2 का डाइल्यूट HCl के साथ साथ इसमें क्या पास करेंगे? इसमें पास करेंगे H2S। केवल ये इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें पता है तो एक सवाल कम से कम पक्का लग जाएगा इस चार्ट से ही। केवल मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना, कि तुम प्राइमरी गैस तो इससे ही मार सकते हो। और एक बार प्राइमरी गैस हो गया तो ऑप्शन देख के काफी कुछ मदद हो जाएगी, मैं ये प्रूफ कर दूंगा, ठीक। तो कॉपर 2+, कैडमियम 2+, लेड 2+, बिस्मथ 3+ और Hg2+। तुम्हारे लिए इस पॉइंट पे क्वेश्चन ये है कि पीवी को दोनों ग्रुप में क्यों रखा गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों में क्यों रखा गया। तो इसमें क्या है? क्यूप्रिक, कैडमियम, लेड 2+, बिस्मथ 3+ और Hg2+, मतलब मर्क्यूरिक। ऊपर कौन था? मर्क्यूरस था, ठीक। ग्रुप 2B में कौन है? आर्सेनिक +3 या +5 में, टिन +2 या +4 में, या Sb एंटीमनी +3 या +5 में, ठीक। फिर ग्रुप 3 में
एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन के +3 स्टेट्स हैं। एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन के क्या है, +3 स्टेट्स हैं। निमोनिक्स में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, तुम्हें पता होंगे पहले से ही, तो ये मान के चलना है कि तुम्हें पता हो और तुम इसे आसानी से कर लोगे। तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन +3, इसमें NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, NH4Cl है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl है। अभी मैं केवल याद करवा रहा हूँ, रीजंस मैं बताऊंगा बिल्कुल जब डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे तो रीजंस पे भी आएंगे। तो इसमें क्या है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। घबराने की जरूरत नहीं कि सर इतना याद कैसे रहेगा, मैं याद कराऊंगा ना, मैं बैठा हूँ, ठीक। फिर ग्रुप 4 में कौन आ गया, अब इसमें क्या करते हैं, H2S निकालने के बाद NH4OH और NH4Cl डालते हैं और डाइल्यूट HCl को भी इवेपोरेट करा देते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप 3 का टेस्ट करते हैं। ग्रुप 4 का टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, ZnMnCONi, ZnMnCONi इनके +2 स्टेट्स हैं और इसमें NH4OH और NH4Cl के साथ साथ H2S डालेंगे तो इसके सल्फाइड्स भी प्रेसिपिटेट होंगे। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 1 में क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 5 में कार्बोनेट्स होंगे। ग्रुप 5 में कौन है, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, तो ये तो तीनों एक ही ग्रुप के भी हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी देखोगे। तो अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl लेंगे। और ग्रुप 6 में K+, Na+, Mg2+ और NH4+ आ जाएंगे और इनके लिए कोई ग्रुप रिजेंट नहीं है। कई लोग ग्रुप NH4+ को ग्रुप 6 में या ग्रुप 0 में भी रखते हैं, तो यू कैन से कि ये ग्रुप 0 में भी इसे रखा जा सकता है, लेकिन मैं तो इसे यहीं पे रखता हूँ, ठीक। एक अननेसेसरी ग्रुप बढ़ाने से अच्छा है इसे यहीं रख लेते हैं। ग्रुप 0 में इसे रखा जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 0 में जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं रख रहे हैं, सिंपल अपना अपना मन है रखने का, उसे मेरे रखने या न रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग ग्रुप 1 में सबसे पहले कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं। तो देखो सबसे जरूरी बात जो लिखी है वो यहाँ पे लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स पेपर में एडवांस में कई बार पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वाली कहानी भी खत्म कर देंगे। कह रहा है ऑल नॉर्मल कार्बोनेट्स विद एक्सेप्शंस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड अमोनियम आर वाटर इनसॉल्युबल। क्या कह रहा है कि सारे मेटल कार्बोनेट्स जितने भी हैं, किसके किसके छोड़ के, एल्कली मेटल और अमोनियम को छोड़ के कैसे हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो एल्कली मेटल कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे कार्बोनेट्स कैसे हैं, वाटर इनसॉल्युबल हैं। बाई कार्बोनेट जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम है, यानी कि ग्रुप 2 के जो एल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो केवल एक्वा सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनका प्रेसिपिटेट हम नहीं बना सकते। तो हमने क्या याद किया भाई, हमने याद किया, इसमें याद किया या ध्यान रखा मेरे भाई, याद का मतलब रटना नहीं है, है ना। कैसे बोलेंगे इसे कि दुनिया में सारे मेटल कार्बोनेट कैसे होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, एक्सेप्ट एल्कली मेटल और NH4+, यानी अमोनियम और एल्कली कार्बोनेट्स को अगर हम छोड़ दें तो वो सारे कैसे हैं, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में हैं। और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट्स केवल एक्वा सॉल्यूशन में ही मिलते हैं, उन्हें हम सॉलिड स्टेट में नहीं ढूंढ सकते। अब तुमने लैब में प्रैक्टिकल कर रखा है काफी लोगों ने, है ना। तो हमने सॉल्ट लिया होगा, सॉल्ट में क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट H2SO4 डाल के हीट किया। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब ली मान लो, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला और उसे हीट किया, और हीट करने के बाद ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस कैसे सुनेंगे, हम कान के पास ले आएंगे टेस्ट ट्यूब को, उसमें बुदबुदाहट आएगी, बुड़ 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 बोले वैसे आएंगे, बुलबुले आएंगे। तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ ए कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ क्या निकली, CO2। तो तुम्हें इसी फॉर्मेट में याद रखना है, रिएक्शन नहीं रखनी। कैसे याद रखना है कि सॉल्ट प्लस H2SO4, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि व्हाइट सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 गिव्स अ गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो द गैस इज, बता देंगे CO2 है। तो गैस कौन सी है, CO2। तो मैंने इसे अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो जैसे Na2CO3 ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, CO2 बनी, वाटर बना और Na2SO4 बना। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जो लाइम वाटर है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है और ये बेस है। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल बात है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने बताया कि एल्कली मेटल्स और अमोनियम कार्बोनेट के अलावा सारे कैसे होंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया इसका।
ठीक, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया, इसमें CO2 जब एक्सेस में पास की तो क्या बन गया, बाइकार्बोनेट बन गया। और बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि वो तो सॉल्युबल थे। तो हमने क्या किया भाई कि सॉल्ट में Na2CO3 में डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट H2SO4 से Na2SO4 बना, CO2 बनी और वाटर बना। जो CO2 बनी उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो लाइम वाटर को उसने कैसा कर दिया, मिल्की कर दिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें हमने डाला CO2, CO2 से बन गया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते तो उनमें मिल्कीनेस कैसी हुई, डिसअपियर हो गई। सिंपल बात है इतनी, मजा आ रहा, ठीक है चलो भाई देखते हैं आगे। मतलब नेचर ऐसा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो बहुत धीमे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान होता हूँ। ऑर्गेनिक लिख के नहीं ला सकता ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगी अगर मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक पहले से। उसमें तो मैकेनिज्म ड्रॉ कर करके सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। अब CO2 जो होती है वो बेरेटा वाटर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को भी वाइट कर देती है। AgNO3 के साथ, AgNO3 का कॉमन नेम लूनार कास्टिक, ये ध्यान रखेंगे भाई, कॉमन नेम जरूर याद रखेंगे क्योंकि अगर सीधे सीधे कॉमन नेम पूछ लिया तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो Na2CO3 की रिएक्शन अगर हम लूनार कास्टिक यानी AgNO3 से कराएं तो Ag2CO3 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और NaNO3 को कहते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर। जो वाइट प्रेसिपिटेट आया वो सॉल्युबल इन HNO3 और अमोनिया है, ठीक। अब Ag2CO3 क्या होता है, Ag2O3 धीरे धीरे व्हाइट होता है और धीरे धीरे रखे रहने से क्या होता है, येलो हो जाता है या ब्राउन हो जाता है एक्सेस ऑफ रिएजेंट डालने पे, ठीक। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2O, द रिएक्शन विल अकर व्हेन हीट इज गिवन टू द मिक्सचर। तो Ag2O3 थर्मली अनस्टेबल होता है। Ag2O3 क्या होता है, Ag2O3 थर्मली अनस्टेबल होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है। थर्मली अनस्टेबल होगा तो हीट करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, पहले Ag2O बनेगा, CO2 बनेगी और Ag2O को फर्दर हीट कर देंगे तो सिल्वर बन जाएगी और O2 बनेगी। सिल्वर कैसी प्रेसिपिटेट होगी, ब्लैक कलर की, ठीक है। सिल्वर कैसी प्रेसिपिटेट होगी, ब्लैक कलर की सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो ये सिंपल बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल कार्बोनेट्स करना है। अगर हमें बाइकार्बोनेट और नॉर्मल कार्बोनेट दोनों दिए हों तो क्या करेंगे भाई, बड़ी समस्या है। तो हम क्या करें कि उसमें बाइकार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाल दें। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के मिक्सचर में क्या डाल दें, एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाल दें। जब देखो एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो होएगा क्या कि जो कार्बोनेट होगा वो कैल्शियम 2+ से रिएक्ट करके क्या बना देगा, जो कार्बोनेट है, ध्यान से देखना भाई, कार्बोनेट है वो कैल्शियम 2+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। और जो बाइकार्बोनेट था वो किस में चला जाएगा, सारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि फिल्ट्रेट में चला जाएगा। फिल्ट्रेट को हम छान के अलग कर लेंगे तो जो प्रेसिपिटेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो फिल्ट्रेट में है वो क्या है, सारा बाइकार्बोनेट। क्वांटिटेटिवली छांट अलग अलग कर लेंगे। देख लो क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है ना कि कैल्शियम क्लोराइड को एक्सेस में डालने से जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट कर जाएगा व्हाइट कलर का, यही मैं बता रहा था, ठीक। अब जो फिल्ट्रेशन किया तो सोल्यूशन में क्या आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया। अब बाइकार्बोनेट में अमोनिया पास की तो फिर से क्या होगा, बाइकार्बोनेट एम्फीप्रोटिक है, एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं, एम्फीप्रोटिक है रादर देन। अगर बाइकार्बोनेट एम्फीप्रोटिक है तो क्या होगा कि जैसे ही हम उसमें अमोनिया डालेंगे वो H ले लेगा और उसे कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा तो अमोनियम बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस कार्बोनेट का वेट हम अलग कर लेंगे, ऊपर वाले का अलग कर लेंगे तो हम क्वांटिटेटिवली ये बता सकते हैं कि कितना बाइकार्बोनेट था और कितना कार्बोनेट था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी से बात मेरी समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल मतलब क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक भाई। देखो ऑर्गेनिक के लिए GOC के वीडियोस देख डालो, सारे पड़े हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, उन्हें देख लो। कोई डाउट हो तो फिर टेलीग्राम पे डिस्कस कर लो या फिर यूट्यूब पे डिस्कस कर लो, जहाँ मन हो वहाँ कर लो। क्योंकि मैं GOC जब कराऊंगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो मतलब थोड़े से कंसेप्ट बताते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही ज़्यादा जोड़ देंगे, क्योंकि GOC की थ्योरी ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में तुम्हें या बीच में टाइम मिल गया, अगर तुम परमिट करोगे बताना किसी दिन, अगर तुम बताओगे तो तुम्हें एक बार कुछ और फंडे ही बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिससे थोड़ी सी ईजी हो जाए इनऑर्गेनिक, है ना।
चलो भाई, अब कार्बोनेट का टेस्ट खत्म हुआ। अब बात आई सल्फाइड की। किसकी? सल्फाइड की। सल्फाइड और कार्बोनेट भैया भैया है। सल्फाइड और कार्बोनेट क्या है? भैया भैया है, बिल्कुल आराम से एक ही जैसे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। सॉल्युबिलिटी कैसी है? जैसी कार्बोनेट की थी कि एल्कली मेटल और अमोनियम के सल्फाइड्स कैसे हैं? सॉल्युबल है। और बाकियों के सल्फाइड या तो इनसॉल्युबल है या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब सॉल्युबल अप टू सम एक्सटेंट, सॉल्युबल अप टू सम एक्सटेंट। ठीक, तो बाइसल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड द सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नोन इन एक्वा सॉल्यूशन। बिल्कुल बाइकार्बोनेट्स और कार्बन की तरह है। ठीक है, ठीक, सल्फाइड के साथ यहां बाइसल्फाइड लिख लो, यहां पे बाइसल्फाइड लिख देता हूं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अब सॉल्ट के साथ क्या किया? डाइल्यूट H2SO4 डाला। अब डाइल्यूट H2SO4 डालने से क्या होगा? सॉल्ट में जो सल्फाइड सॉल्ट है उसमें भी क्या होगा? एक कलरलेस गैस निकलेगी ब्रिस्क इफर्वेसेंस से। कैसी निकलेगी? एक कलरलेस गैस निकलेगी ब्रिस्क इफर्वेसेंस से, जिसकी स्मेल होगी बर्निंग सल्फर की तरह। ठीक है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ कैसे निकल रही थी? CO2 भी निकल रही थी, लेकिन CO2 कैसी थी? जिसमें कोई भी स्मेल नहीं थी। इसमें स्मेल कैसी आ रही है? बर्निंग सल्फर की। अगर बर्निंग सल्फर की स्मेल की बात करो तो पटाखे जलाते हो सर्दियों में भाई, दिवाली पे जब पटाखे जलाते हो तो पटाखों की जो स्मेल होती है क्रैकर्स की, वो सल्फर की स्मेल की जैसी होती है। ठीक है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहे। तो मैंने पहले ही कहा था कि भैया भैया है बिल्कुल। तो सोडियम सल्फाइड ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई तो Na2SO4 बन गया और सल्फाइड SO2 बनी। जो SO2 बनी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी? कैल्शियम सल्फाइड बना देगी, कैल्शियम सल्फाइड बना देगी, और उसमें SO2 और वाटर फिर से पास करेंगे तो कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। अब SO2 और CO2 में डिफरेंस क्या है? देखो, SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है कार्बन की? ऑक्सीडेशन नंबर +4 है SO2 में, CO2 में, और SO2 में भी +4 है। लेकिन इसे फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए CO2 का तो नो रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन सल्फर को जो फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग तो वो +6 में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? फर्दर ऑक्सीडेशन सल्फर कहाँ चला जाएगा? +6 में चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो उसे CO2 और SO2 को आपस में डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि CO2 और SO2 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, SO2 और CO2 को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? SO2 और CO2 को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखेंगे और उसका कलर चेंज होने की चिंता करेंगे। जैसे कि अगर हम K2CR2O7 ले लें तो K2CR2O7 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो SO2 कैसी है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पे देखो ध्यान से, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे ये +6 में आ गई, तो ये ऑक्सीडाइज हो गई और क्रोमियम +6 से रिड्यूस होकर कहाँ आ गया? +3 में। तो क्रोमियम जो +6 में होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और +3 में कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक, लेकिन CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि CO2 अपनी पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लिख देते हैं इसमें, सिंस CO2 इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, सो नो रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आयोडेट से अगर करें SO2 को तो SO4 बन जाएगा और I2 बन जाएगा। I2 का स्टार सोल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक, BaCl2 से रिएक्शन कराएं तो BaSO3 बन जाएगी। इसे ऐसे ही याद करना है, ये रटना मत, ऐसे मत रखना कि SO2 + IO3 - H2O gives SO4 2 - I2 + H+, ऐसे नहीं याद करना है। इसे याद करना है SO2 की रिएक्शन IO3 से कराई तो क्या बना? SO4 को SO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया SO4
4 माइनस में, और IO3 माइनस ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, I2 में। सिंपल ऐसे याद रखना है। तो अगर सल्फाइड की रिएक्शन BaCl2 से कराई तो बेरियम सल्फाइड बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो HCl में डिसॉल्व हो जाता है, और फिर वो फर्दर H+ से रिएक्शन कराई तो फिर से SO2 निकल जाएगी। और अगर BaSO3 को ऑन स्टैंडिंग मतलब अगर खड़ा रहने दें, यानी रखा रहने दें, ऑन स्टैंडिंग का मतलब खड़ा रहने दें नहीं है, रखा रहने दें, ठीक है। अगर रखा रहने दें तो एयर से ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, BaSO4, जो वाटर में इंसॉल्युबल होगा, बट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा और इंसॉल्युबल होगा इन H+, ठीक। तो अगर BaSO3 है, BaSO3 तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है BaSO4 में, तो BaSO4 क्या, व्हाइट PPT है। तो जब एयर से ऑक्सीडाइज हो रहा था तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे Br2 वाटर ले लें तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, H2O2 ले लें तो भी हो जाएगा, HNO3 ले लें तो भी हो जाएगा। HNO3 से जब रिएक्शन कराई, डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो NO निकलेगी। NO कैसी गैस है, न्यूट्रल गैस है जो पैरामैग्नेटिक है। सिल्वर के साथ रिएक्शन कराएंगे SO3 की तो AgSO3 माइनस बनेगा, नो विजिबल चेंज, कोई विजिबल चेंज अगर नहीं करेगा। फिर एक्सेस ऑफ AgNO3 डालेंगे तो Ag2SO3 का क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट आएगा विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। फर्दर SO3 डाल देंगे तो फिर से कोई फर्क नहीं, मतलब फिर से वहीं पहुंच जाएंगे AgSO3 पे, और इसे बॉइल करेंगे तो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, SO4 बनेगी और SO2 बनेगी, और जो सिल्वर प्रेसिपिटेट हुआ वो ग्रे टू ब्लैक होगा। इन जनरल ब्लैक ही होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब Ag2SO3 को H+ के साथ ट्रीट कराएंगे तो SO2 निकलेगी। SO3 2 माइनस को Pb2+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब अगर ऐसा लिख दें कि हम लोग Na2SO3 लिख दें और Na2SO3 की रिएक्शन PbCl2 से करा दें तो NaCl बन जाएगा। और इस रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो कि अगर हम इसे ऐसे लिख दें, इन रिएक्शंस को ऐसे लिखना है, ठीक है ना, कंप्लीट अगर लिखना हो तो ये क्या बन जाएंगे, PbSO3 बन जाएगी, व्हाइट PPT प्लस ट्वाइस NaCl। तो काउंटर आइंस नहीं लिखे बस, ठीक। तो जो डिसॉल्व हो जाएगा HNO3 में, और HNO3 में ये फर्दर एयर से ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो SO3 जिंक को रिड्यूस कर देती है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देती है Zn2+ में, और खुद रिड्यूस हो जाती है रॉटन एग स्मेल वाली H2S गैस में। रॉटन एग मतलब सड़े अंडे की महक जैसी H2S की स्मेल होती है, उसमें ये रिड्यूस हो जाता है क्या, SO3 2-। सिंपल बात है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगला रिएजेंट है सल्फाइड। सल्फाइड यानी कि H2-। सॉल्युबिलिटी देखते हैं। द एसिड नॉर्मल एंड पॉलीसल्फाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन आर एल्कलाइन बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ H2-। ये तो हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना, वहीं पे देखेंगे कैसे हो रहा है। जो ज्यादातर मेटल्स के नॉर्मल सल्फाइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैसे होंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, ठीक। तो हमने सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो अ गैस विद having rotten egg smell and suffocating odor is produced, ठीक। rotten egg वाली गैस कौन सी होती है हमेशा, H2S। तो H2S निकली तो Na2S की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो Na2SO4 बन गई और H2S निकली। जो H2S निकली अगर हम उसे लेड एसीटेट से मॉइस्ट पेपर को उसकी टिप पे रख दें, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसकी टिप पे ऐसे रख दें, लेड एसीटेट से मॉइस्ट पेपर, तुम लोगों ने अगर लैब में किया हो तो थोड़ा बहुत याद भी आ रहा हो, तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर आ जाता है। तो ब्लैक कलर की वजह से आता है PbS की वजह से ब्लैक कलर आता है। और अगर कैडमियम ऑक्सलेट रख देंगे, कैडमियम एसीटेट रख देंगे, सॉरी माय फॉल्ट, कैडमियम एसीटेट रख देंगे तो इससे CDS का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक। सिंपल बात है कि MnO4 से अगर हम H2S को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mn कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, +7 स्टेट में, और +2 में कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो H2S किस में आ जाएगी, कोलाइडल सल्फर, जो येलो और वाइट होती है, येलो या वाइट होती है कोलाइडल सल्फर, ठीक है। अब Cr2O7 2- की रिएक्शन H2S से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमियम +3 में आ जाएगा, फिर से ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो गया। H2- की Ag+ से रिएक्शन कराई तो Ag2S ब्लैक कलर का आ जाएगा, इनसॉल्युबल एंड कोल्ड बट सॉल्युबल इन हॉट डाइल्यूट HNO3, ठीक। ध्यान रखेंगे कोल्ड में इनसॉल्युबल होगा लेकिन हॉट डाइल्यूट HNO3 में सॉल्युबल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी ये है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि Na2S की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कराएंगे तो वायलेट कलर की रिंग बनती है, और ये शायद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कलर में भी पूछा गया था। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट ये जनरली कई जगह नहीं लिखा रहता, तो मिथाइलिन ब्लू में H2S की रिएक्शन Fe3+ से कराते हैं तो Fe2+ में रिड्यूस हो जाता है और मिथाइलिन ब्लू डाई बनती है, ठीक है। ये केवल सॉल्युबल सल्फाइड्स के लिए ही काम आती है। तो मिथाइलिन ब्लू का स्ट्रक्चर ये होता है, इसे देख सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक। चलो भाई अगला टेस्ट है एसिडेट का। अब
एसीटेट का टेस्ट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसमें कुछ जो सॉल्ट है जो निगेटिव चार्ज है वो ना हो, क्योंकि एसीटेट का टेस्ट हम Fe3+ से करते हैं और Fe3+ से अगर कोई और रिएक्ट करने वाला होगा तो उससे रिएक्ट कर लेगा। एसीटेट वीक डोनर है, इसलिए उससे रिएक्शन मुश्किल हो जाती है। तो कौन कौन नहीं होना चाहिए? कार्बोनेट, सल्फाइड्स, फॉस्फेट, आयोडाइड एंड थायोसाइनाइड। दीज आयन कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग AgNO3। तो सॉल्ट को डाइल्यूट H2SO4 में डाला तो कलरलेस वेपर्स हैविंग स्मेल लाइक विनेगर। विनेगर की स्मेल जो है वही क्या है? वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा। तो सोडियम एसिटेट की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 से कराई तो ब्लड रेड कलर का क्या बनेगा? फेरिक एसिटेट बनेगा। इसे ध्यान रखेंगे हम लोग, और NaCl बन जाएगा। ठीक, अब जो इसमें काम की बात है, ध्यान रखने वाली बात है, जो लोगों को नहीं पता होती है वो मैं बता रहा हूं कि जो FeCl3 सोल्यूशन है सप्लाई किया जाता है लैब में, वो हमेशा एसिडिक होता है जिसमें HCl होता है। एसिडिक होता है जिसमें क्या होता है? HCl होता है। इट इज मेड न्यूट्रल बाई एडिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NH4OH ड्रॉप बाई ड्रॉप विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग टिल द PPT फॉर्म डज नॉट डिसॉल्व। ठीक, at this stage the solution is filtered and the filtrate solution is known as neutral FeCl3 solution। तो कई लोगों को न्यूट्रल FeCl3 का मतलब ही नहीं पता होता, इसलिए बताना जरूरी था कि FeCl3 जो लैब में आता है उसमें HCl होता है और हम उसमें NH4OH डाल के धीरे धीरे उसे क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। अब अगला टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारे मेटल नाइट्रेट, जो नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट की बात कर रहे हैं, सॉरी, जो सारे मेटल नाइट्राइट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट AgNO2। AgNO2 जो होता है वो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। कैसे सॉल्युबल होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। सॉल्ट की रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलेगी जो FeSO4 सोल्यूशन को पास करने पे ब्राउन कर देगी और इसे हम कहते हैं ब्राउनिंग टेस्ट के नाम से। और जो रेडिश ब्राउन गैस निकली वो कौन सी थी? वो हमारी NO2 थी। कौन सी गैस निकली? NO2 निकली। तो नाइट्राइट्स जो है वो सारे वाटर सॉल्युबल है, केवल AgNO2 जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराने पे NO2 नाम की रेडिश ब्राउन गैस निकली जो FeSO4 सोल्यूशन को में पास कराने से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसे हम ब्राउनिंग के नाम से जानते हैं, ब्राउनिंग टेस्ट के नाम से। तो क्या होगा? NaNO2 की रिएक्शन H2SO4 से होगी तो HNO2 बनेगा। HNO2 क्या करता है? डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। क्या कर जाता है? डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है और HNO3 और NO बनाता है। NO की रिएक्शन O2 से होकर NO2 बन जाती है जो रेडिश ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस है। ठीक, और FeSO4 की रिएक्शन NO से होती है तो FeSO4.NO या फिर FeH2O5 NOSO4 बन जाता है जिसे हम ब्राउनिंग टेस्ट कहते हैं। I- Br- और ऐसा कोई भी कलर्ड आयन या कैटाइन कैसा होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए जो Fe2+ के साथ कलर दे सके। ठीक, NO2- की रिएक्शन अगर Ag+ से होगी तो AgNO2 का व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेगा। I- से रिएक्शन कराएंगे तो I3- बन जाएगा जो ब्लू कलर देगा स्टार्च के साथ, और NO2- जो है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगी। NO2- MnO4- के साथ पिंक कलर जो था वो कलरलेस हो जाएगी और NO2 कन्वर्ट हो जाएगी, NO2- कन्वर्ट हो जाएगा NO3- में। ठीक है, फिर इसके बाद NO2- को क्या बॉयल करें? NH4+ के साथ बॉयल करें तो N2 बनती है। ये तुमने डाइजोटाइजेशन जैसी रिएक्शन है। कैसी है? डाइएजोटाइजेशन। ये डाइजोटाइजेशन जैसी रिएक्शन है, इसे हम लाइक लिख सकते हैं, लाइक डाइजोटाइजेशन। और यूरिया के साथ रिएक्शन होगी तो N2 और CO2 निकलेगी। थायोयूरिया के साथ रिएक्शन होगी तो HCN- बन जाएगा। जो HCN- बना वो Fe के साथ रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाता है सोल्यूशन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई है, JEE एडवांस में आ चुकी है। ये JEE एडवांस्ड। तो आई होप ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो ये ग्रुप 1 के टेस्ट खत्म हो गए। अब ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 में मेटल क्लोराइड्स की बात करनी है। मेटल में क्लोराइड्स की बात करनी है। क्लोराइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है, वो क्या है? सारे क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट 4। कौन कौन से? Ag2+, Cu2+, Hg2+, Hg2+ लिखा हुआ भाई ध्यान से, Hg2+ लिखा हुआ है, और PbCl2। PbCl2 जो होता है वो कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। कोल्ड वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो ये बात ध्यान रखेंगे।
तो सॉल्ट की रिएक्शन, इसका ग्रुप रिएजेंट क्या था, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराई तो HCl गैस निकली जो कलरलेस थी, पंजेंट स्मेल थी और जो एयर में फ्यूम्स देती है और इंटेंस फ्यूम देती है अमोनिया के साथ। क्या निकली, सॉल्ट की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो कलरलेस गैस निकली जिसकी पंजेंट स्मेल थी और जो एयर के साथ फ्यूम्स देती है, और अगर फ्यूम्स को इंटेंसिफाई करना है तो उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दें। इन द सोल्यूशन एड ए पिंच ऑफ MnO2, द पेल ग्रीन कलर गैस इज इवॉल्व। तो MnO2 के साथ ये रिएक्शन फिर से इंपॉर्टेंट हो गई कि MnO2 की रिएक्शन HCl से होती है तो MnCl2 बनता है, वाटर बनता है और Cl2 बनती है। जो Cl2 है वो हमारी कैसी है, पेल ग्रीन या ग्रीनिश येलो गैस है। कैसी है, ग्रीनिश येलो गैस है, ठीक है। NH4OH के साथ HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स देगी, AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगी जो इंसॉल्युबल होगा वाटर में लेकिन एक्वस अमोनिया में जो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर AgCl की रिएक्शन NH4OH से कराएंगे तो टॉलेंस रिएजेंट बन जाएगा। ये क्या हमारा, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है और H+ डाल देंगे तो AgCl फिर से व्हाइट आ जाएगा। PbNO3 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा जो इनसॉल्युबल होगा कोल्ड में, लेकिन हॉट कर देंगे तो उसे हीट करेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या कहता है, व्हेन solid chloride is heated with concentrate H2SO4 in presence of K2Cr2O7, deep red vapors या deep red या orange red vapors of chloride are produced। तो NaCl की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बनेगी। जो HCl बनी और K2Cr2O7 को H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो इससे हम CrO3 बना लेंगे। ध्यान रखना दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक तो NaCl की H2SO4 से रिएक्शन करा के HCl प्रोड्यूस किया, फिर K2Cr2O7 की रिएक्शन H2SO4 से करा के CrO3 प्रोड्यूस किया। जो CrO3 बना उसे HCl से ट्रीट कराएंगे तो CrO2Cl2 बनेगा, ठीक। और इसी का क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया और इसके ऑरेंज रेड वेपर्स आ रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट समझ में आ गया। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो क्रोमाइल क्लोराइड बना इसे अगर हम NaOH में पास करें तो येलो सोल्यूशन बनता है और PbCrO4 में लेड एसीटेट में पास कर दें तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये टेस्ट तभी कहा जाता है पॉजिटिव है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जब हमें तीन ऑब्जर्वेशन दिखाई दे। कौन कौन सी, क्रोमाइल क्लोराइड के ऑरेंज रेड वेपर्स, जहां पे भी ऑरेंज रेड वेपर्स या रेड वेपर्स कहे जाए तो वो समझ लो पहले क्रोमाइल क्लोराइड की बात ही हो रही होगी। तो क्रोमाइल क्लोराइड के रेड वेपर्स दिखाई देने चाहिए, Na2CrO4 का येलो सोल्यूशन दिखाई देना चाहिए, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कि PbCrO4 का हमें क्या मिलना चाहिए, येलो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी हम कहेंगे कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक। ये टेस्ट कौन नहीं देते हैं, क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर, मरकरी, लेड, टिन, एंटीमनी, कॉपर के टेस्ट ये नहीं देते हैं, ठीक। इन सच केसेस दिस टेस्ट में बी परफॉर्म बाय टेकिंग द रेसिड्यू आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसके इवेपोरेशन के बाद ही देते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज ऑलवेज टू बी परफॉर्म इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। हमेशा ड्राई टेस्ट ट्यूब में ही परफॉर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड अगर हाइड्रोलाइज हो गया तो फिर वो वेपर नहीं देगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड में जैसे ही वाटर से रिएक्शन होगी वो क्रोमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और HCl बन जाएगा। ब्रोमाइड और आयोडाइड भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। दिस टेस्ट इज सेट टू बी पॉजिटिव, जो मैंने पहले बात बोली थी क्या, कि दिस टेस्ट इज सेट टू बी पॉजिटिव व्हेन ऑल द थ्री ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन सी, रेड वेपर्स ऑफ CrO2Cl2, येलो सोल्यूशन ऑफ Na2CrO4 एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbCrO4 इज ऑब्टेन्ड। तो ये बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से कि ये टेस्ट कब पॉजिटिव कहलाएगा, जब रेड वेपर्स आ जाएंगे CrO2Cl2 के, येलो सोल्यूशन आ जाएगा Na2CrO4 का और येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा PbCrO4 का। इसी तरह से ब्रोमाइड की बात करते हैं। ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी बिल्कुल क्लोराइड की तरह होती है। तो NaBr की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो HBr बनती है और HBr को H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो Br2 निकलती है, लेकिन Cl2 नहीं निकलती। ध्यान रखना, Cl2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो HBr से Br2 बन गया, H2SO4 स्ट्रॉन्ग, मतलब H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, तो Br2 जो बनी वो रेडिश ब्राउन वेपर्स बने, ठीक। NaBr में जब MnO2 डाल देंगे तो फिर से Br2 के जो वेपर्स निकले वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे और AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पेल येलो कलर के AgBr का प्रेसिपिटेट आ जाएगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में और स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा किसमें, NH4OH में, ठीक।
केबीआर की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो Cl2 कैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो KCl बना देगा और Br2 बनाएगा। Br2 को CaCl3 से ट्रीट कराएंगे तो ब्राउन लेयर आ जाएगी क्लोरोफॉर्म के ऊपर। ठीक, तो ये Br2 कंफर्म हो गया। इसी तरह से आयोडाइड का टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। जहां पे ब्राउन कर रहा था वायलेट करते चलो। देखो ध्यान से कि I- क्या होगा, I- की सॉलिबिलिटी सेम एज क्लोराइड्स होगी। Na की रिएक्शन कराएंगे तो HI बनेगा। HI की रिएक्शन H2SO4 से करा दी तो वॉयलेट कलर का I2 के वेपर्स बन गए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ के याद करना, ऐसे बहुत मतलब फोकस करके बहुत रटोगे तो नहीं याद हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसके क्या बन गए, वॉयलेट वेपर्स बन गए। अब MnO2 डालेंगे तो वॉयलेट वेपर्स कैसे हो जाएंगे, इंटेंसिफाई। AgNO3 डालेंगे तो AgI ब्राइट येलो कलर का आएगा और जो इंसॉल्युबल होगा अमोनिया में। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए आसानी से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने KBr लिया था वैसे ही KI ले लिया और Cl2 से रिएक्शन कराएं तो KCl और I2 बन जाएगा और I2 और CaCl3 की वॉयलेट लेयर आ जाएगी। PV लेड एसिडेट से रिएक्शन करेंगे तो PbI2 बन जाएगा जो सॉल्युबल होगा हॉट वाटर में, फॉर्मिंग ए कलरलेस सोल्यूशन एंड यील्ड ए गोल्डन येलो कलर इन ऑन कूलिंग। ठीक, तो जो येलो प्रेसिपिटेट था वो गोल्डन हो जाएगा कूल करने पे। I2 स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता, I- Cr2O7 और H2SO4 के साथ I2 बनाता। ये रिएक्शन हम रिपीट लिख रहे हैं दोबारा से। I2 बनेगा और जो I2 और Cr3+ आ जाएगा। तो ये K2Cr2O7 कैसा था, ये ऑरेंज था, ये ग्रीन था और I2 स्टार्च के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी, ब्लू कलर बना देगी, ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक इंक जैसा कलर आ जाएगा। ठीक, I-NO2- के साथ रिएक्शन करके NO बनाएगी न्यूट्रल ऑक्साइड और I3- बनाएगी। I3- कैसा होता है, लीनियर। ठीक, I3- कैसा होता है, लीनियर। और I-Cu2+ के साथ रिएक्शन करके CuI का ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगी। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये I- टेस्ट हो गया। अब फिर KI की रिएक्शन अगर HgI2 से कराएं तो HgCl2 से कराएं तो HgI2 का स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट आता है और जो एक्सेस ऑफ KI में डिजोल्व होकर K2HgI4 बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे तुम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो रिएक्शन तो याद ही रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकते। तो KI की रिएक्शन जब HgCl2 से कराई तो HgI2 का स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट आया और फिर जो एक्सेस ऑफ KI में डिजोल्व हो गया। इसका क्वेश्चन अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, नाइट्रेट दुनिया में जितने भी मेटल नाइट्रेट है वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक, NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो HNO3 बना। HNO3 खुद ब्रेक डाउन हुआ किसमें, NO2 और O2 में। NO2 कैसी गैस है, रेडिश ब्राउन गैस है विच ऑन कूलिंग लूजेज इट्स कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ N2O4। कलर तो लूज करती है, साथ में पैरामैग्नेटिक से कैसे हो जाती है, डायमैग्नेटिक। तो NO2 खुद कैसी है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक, और कूल करने पे N2O4 बना देती है जो डायमैग्नेटिक है और कलरलेस भी है। ठीक, अब कॉपर टर्निंग्स अगर डाल दें तो जो ब्राउन कलर आ रहा था वो इंटेंसिफाई हो जाएगा और ब्राउन इंक टेस्ट हम लोग जानते हैं। NnO3 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, HNO3 FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में और FeSO4 फेरस सल्फेट जब NO से रिएक्शन करेगा तो NO से रिएक्शन करके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा और वाटर बनेगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे H2O होगा यार, ये H2O है और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स शायद एक बार कंफर्म कर लेना, ऊपर लिखा था, यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला टेस्ट किसका है, अगला टेस्ट है ऑक्सिलेट का। ऑक्सिलेट के टेस्ट में क्या करेंगे, ऑक्सिलेट के टेस्ट में Na2C2O4 से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की तो H2C2O4 बन जाएगा। H2C2O4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या करता है, CO देता है, CO2 देता है और CO जो होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। तो यहाँ से ऑक्सिलेट कंफर्म हो जाता है। अब 1 और 2 ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 में सल्फेट के टेस्ट की बात करते हैं। सल्फेट के टेस्ट में सॉल्युबिलिटी बात करें तो ऑल सल्फेट्स except those of barium, lead, strontium are soluble in water. Sulfate of calcium and magnesium are sparingly soluble in water. तो सारे सल्फेट वाटर में सॉल्युबल हैं। कौन कौन से इनसॉल्युबल हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और लेड के। इन बातों को ध्यान रखेंगे, आगे काम आएंगी ये बातें, है ना। ठीक है, ठीक, तो यार गला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ
थोड़ा सा बियर करना है ना। और अगर गलती से मैं कुछ और बोल जाऊँ तो उसे माइंड मत करा करो, है ना, उसे अपने हिसाब से सही कर लिया करो कुछ, क्योंकि ह्यूमन एरर्स हैं यार, वो बोलने के चक्कर में या लिखने के चक्कर में कभी कभी कुछ मैं गलती से गलत बोल जाता हूँ, तो उसे बस उसे सही कर लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो BaCl2 की रिएक्शन जब Na2SO4 से कराई तो BaSO4 हो गया, क्योंकि BaSO4 कैसा था हमारा, BaSO4 हमारा इनसॉल्युबल था, तो BaSO4 क्या गया, वाइट प्रेसिपिटेट आया, इनसॉल्युबल इन वार्म HCl एंड डाइल्यूट HNO3 बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। Hg2+ की रिएक्शन सल्फेट से कराई तो HgSO4.HgO बन गया, ये बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट बन गया जिसका येलो प्रेसिपिटेट आया। इफ Ag एंड Pb बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या होगा कि अगर हमने BaCl2 डाला तो लेड और Ag दोनों ही प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि BaSO4 प्रेसिपिटेट हुआ है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम नाइट्रेट लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास सल्फेट था और सिल्वर भी था हमारे पास या लेड था, तो हमने BaCl2 डाल दिया। क्लोराइड आयन जैसे ही सिल्वर से मिलेगा AgCl प्रेसिपिटेट कर देगा, तो AgCl प्रेसिपिटेट होगा व्हाइट कलर का, जो घुलेगा भी नहीं पानी में और HCl में, तो हमें लगेगा कि क्या बन गया, AgCl। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेरियम नाइट्रेट यूज कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रेट सॉल्ट है वो सारे वो कैसे होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इससे बेरियम क्लोराइड से हम बचेंगे और क्या, बेरियम नाइट्रेट यूज करेंगे, ठीक। फॉस्फेट में रिएक्शन कराएंगे, Na3PO4 की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनियम मोलिब्डेट से कराएंगे, तो इससे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन जाएगा। और यही क्वेश्चन था जो कोऑर्डिनेशन वाली शीट का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें रिएक्शन में लिखना था कि जो 15th ग्रुप के हैं वो कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें 4 आंसर आ रहा था। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है ये, क्या इसका नाम लिख दें, इसका नाम लिख देते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है ये, क्या है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। आर्सेनिक के साथ भी सेम टेस्ट होता है और अमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट भी बन जाते हैं, ठीक है, जो एक्सेस ऑफ H3PO4 में डिसॉल्व हो जाएगा। फ्लोराइड के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, NaF की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो H2F2 बनेगा। H2F2 सिलिका से रिएक्ट करके क्या बना देता है, SiF4 बना देता है, और SiF4 वाटर में हाइड्रोलाइज होकर सिलिसिक एसिड बना देता है जो जिलेटिनस व्हाइट होता है। देखो HF जो होता है वो सिलिका से रिएक्ट करता है, इसीलिए उसे कांच की बॉटल्स में हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक। फिर थायोसल्फेट को अगर Na के लिखें तो Na2H2O3 का नाम हाइपो होता है, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है Na2H2O3, इसे हम लोग हाइपो कहते हैं, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, ठीक है। फोटोग्राफी में भी यूज होता था, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती है उसमें भी यूज होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द थायोसल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक। थायोसल्फेट्स ऑफ Pb, Ag एंड Ba आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोलोइडल सल्फर प्रोड्यूस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि सल्फर को जब बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो थायोसल्फेट बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये तो बात ध्यान रखनी है मैं, ठीक। I2 की रिएक्शन जब हम थायोसल्फेट से कराते हैं तो I- और H4O6 बन जाता है, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होती है। किसमें यूज होती है, आयोडो और आयोडी लिखना था, मेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज होती है, ठीक। ये रिएक्शन वहां यूज होती है। तो स्टार्च आयोडाइड सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू, ठीक, और ये कलरलेस हो जाता है। Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ag2H2O3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, वाटर डालने से Ag2S ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब lead2+ के साथ कराएंगे तो वाटर डालने से lead2+ ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक। सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से बातें समझ में आनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बात समझ में आनी ही चाहिए, ठीक। अब H2O3 2- की रिएक्शन KCN से कराएंगे तो थायोसाइनाइड बन जाएगा। थायोसाइनाइड की FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो अब रिएक्शन रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और Fe3+ के साथ जब रिएक्शन होगी थायोसाइनाइड की तो FeHCl बनेगा जो ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं थायोसल्फेट को अगर हम Fe3+ के साथ कराएंगे तो डार्क वायलेट कलर का कलर बनेगा FeH2O3 2- का, जो डिसअपियर हो जाएगा
रुके रहने पे थोड़ी देर और Fe3+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये S4O6 बन जाएगा, यानी टेट्राथायोनेट बन जाएगा और Fe2+ बन जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिए, यहाँ तक हम लोगों ने एसिड रेडिकल्स को कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 50 मिनट में हम लोगों ने एसिड रेडिकल्स कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही लगभग 50 से 60 मिनट और लगेंगे हमें और हम लोग बेसिक रेडिकल को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन भाई इसे निकाल के 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, इतनी तो बात मान ही लो मेरी, है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बेसिक रेडिकल्स की। बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लैब में शायद अभी तक गलत करते आए हों, तो बेसिक रेडिकल को करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं या मदर सोल्यूशन कहते हैं। तो मदर सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, पहले इस बारे में समझते हैं। तो हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 2 काम होंगे, या तो सॉल्ट घुल जाएगा या नहीं घुलेगा। अगर नहीं घुला, इनसॉल्युबल हुआ, तो उसे हीट करेंगे, पानी को ही, उसी पानी को गर्म कर देंगे टेस्ट ट्यूब में रख के, तो या तो सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। अगर सॉल्युबल हो गया तो ठीक, इनसॉल्युबल हुआ तो उसमें 2 काम करेंगे, उसमें HCl में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर से 2 काम होंगे, या तो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। फिर कॉन्सेंट्रेट HCl डालेंगे तो या तो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। अगर तब भी इनसॉल्युबल रहा तो फिर एक्वा रेजिया डाल देंगे, और एक्वा रेजिया में तो लगभग सारी चीज़ें डिसॉल्व हो ही जाती हैं। तो इस तरह से हम ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक, लैब में शायद तुम लोगों ने किसी ने नहीं बनाया होगा, मैंने मास्टर्स में बनाया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ओरिजिनल सोल्यूशन को कभी हम फेंकते नहीं, खराब नहीं होने देते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। बेसिक रेडिकल्स को हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में याद किया था कि ग्रुप 1 में कौन कौन है। चलो भाई बताना शुरू करो। ग्रुप 1 में, इस पे स्क्रीन पे हाथ रख लेते हैं ऐसे करके आंखों के सामने और बताते हैं ग्रुप 1 में कौन कौन है। ग्रुप 1 में Ag+, Pb2+ एंड Hg2+। ग्रुप 2 में कौन है, कॉपर 2+, कैडमियम 2+, लेड 2+, Bi3+ और Hg2+। और ग्रुप 2b में कौन कौन है, As3+ या 5+, Sn2+ या 4+, और Sb2+ या Sb3+ या 5+। ग्रुप 3 में कौन कौन है, एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3 और आयरन +3। ग्रुप 4 में Zn2+, Mn2+, CO2+ या Ni2+। ग्रुप 5 में Ba2+, Sr2+, Ca2+। और ग्रुप 6 में Na+, K+ और Mg2+। ठीक, और ग्रुप 7 जैसे हम कह रहे हैं, 0 ग्रुप भी हमने कहा था, कभी कभी लिख लेंगे, तो उसमें NH4+ है। अब इस टेबल को बनाने का बेसिस क्या है, इस टेबल को, अच्छा ग्रुप रिएजेंट तो मैंने पहले ही बताए थे, फिर से ग्रुप रिएजेंट एक बार देख लेंगे तो याद आएगा। पहले ग्रुप का कौन सा है, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 में H2S एंड HCl। थर्ड ग्रुप में HCl को हटा देंगे, NH4OH और NH4Cl। फिर NH4Cl और HCl के साथ डालेंगे क्या, NH4Cl और NH4OH के साथ क्या डालेंगे, H2S। फिर उसमें अमोनियम कार्बोनेट डाल देंगे। अमोनियम कार्बोनेट के बाद 6 में कोई ग्रुप रिएजेंट है नहीं और 7 का कोई ग्रुप रिएजेंट है नहीं। ये टेबल का बेसिस जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी ग्रेटर विल बी द ग्रुप नंबर। जितकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है वो नीचे है, जो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएंगे वो ऊपर है, जो बाद में प्रेसिपिटेट होंगे वो नीचे है। सिंपल बात है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे और कॉमन आयन इफेक्ट पे ये काम करती है टेबल, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये चार्ट मैं दिखा रहा हूं, ये मैजिकल चार्ट है, इसे जरा ध्यान से देखना। अगर ये पढ़ लिया तो समझ लो आधी क्या लगभग बेसिक रेडिकल 60% खत्म हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ेंगे इसे बहुत आराम से, ठीक है। कैसे, देखो ये मैजिक है इसका। इस चार्ट का प्रिंट लेके लिख देता हूं, टेक अ प्रिंट आउट, टेक अ प्रिंट आउट एंड, साफ साफ लिख देता हूं, टेक अ प्रिंट आउट एंड रिवाइज रोज डेली। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए इस चार्ट को देखना जरूरी है। ठीक, मैंने लिख दिया, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने लिख दिया भाई। अगर यहाँ तक पहुंचे होगे तुम वीडियो में तो तुम्हें मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है इस चार्ट को देख के। मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड जो था वो अननोन था, अननोन कंपाउंड का, और हमने ये मान लिया कि जो मदर सोल्यूशन था वो वाटर में ही बन गया। जो ओरिजिनल सोल्यूशन था वो किस में बन गया, वो वाटर में ही बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डाला तो 2 काम हो सकते थे, या तो प्रेसिपिटेट आएगा या नहीं आएगा। भाई 2 ही काम हो सकते हैं। हम कोई भी ग्रुप रिएजेंट डाल रहे हैं तो या तो प्रेसिपिटेट आएगा या नहीं आएगा। अगर रेसिड्यू आ गया तो किसका आएगा,
AgCl PbCl2 और Hg2Cl2 का ध्यान रखना, किसका? AgCl PbCl2 और HgCl2 का। और ये सारे कैसे हैं? सारे वाइट हैं ये, तो हमें कलर भी याद होते जाएंगे साथ साथ इस टेबल से कि रेसिड्यू किसका आएगा? AgCl PbCl2 और Hg2Cl2 का, और ये सारे कैसे हैं? वाइट हैं। मान लेते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो हम क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट को हीट करेंगे, और हीट करने से दो पार्ट में बाइफर्केशन हो जाएगा कि रेसिड्यू अलग हो जाएंगे और फिल्ट्रेट अलग हो जाएगा। PbCl2 हम जानते हैं कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है और हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो फिल्ट्रेट में कौन आ जाएगा? PbCl2 आ जाएगा, और रेसिड्यू बनेंगे क्या? AgCl और Hg2Cl2। ठीक, ये फ्लो चार्ट गजब की चीज है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं 80% 90% तक जो सॉल्ट एनालिसिस की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसमें है, बेसिक रेडिकल की। फिर एक बार के लिए हमने मान लिया क्या? कि फिल्ट्रेट नहीं, मतलब रेसिड्यू नहीं आया तो फिल्ट्रेट बना होगा, या रेसिड्यू आया तो भी हमने फिल्ट्रेट निकाल लिया, ये भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेट में क्या करेंगे? H2S गैस पास करेंगे इन डाइल्यूट HCl, तो दो काम होंगे, या तो रेसिड्यू आएगा या फिल्ट्रेट आएगा। दो ही काम होंगे, या तो रेसिड्यू आएगा या फिल्ट्रेट आएगा। रेसिड्यू में कौन कौन होएगा? रेसिड्यू में सल्फाइड्स होंगे, ग्रुप 2A और ग्रुप 2B के। क्या होंगे? ग्रुप 2A और 2B के सल्फाइड्स होंगे। तो ग्रुप 2A और 2B के सल्फाइड्स कैसे देखेंगे? CuS, HgS, PbS और Bi2S3, ये सारे ब्लैक हैं। ये जितने लिखे हैं ये क्या है? सारे ब्लैक हैं। केवल CdS जो है वो येलो है, बाकी सारे कैसे हैं? ब्लैक हैं। तो अगर येलो आ जाए तो CdS, ब्लैक आए तो इनमें से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ग्रुप B में आएंगे तो AS2S3 येलो, SNS ऑरेंज, SNS ब्राउन और Sb2S3 ऑरेंज आएगा। ठीक, AS2S3 कैसा आ जाएगा? येलो, Sb2S3 ऑरेंज और SNS ब्राउन कलर का आ जाएगा। ठीक, अब जो ग्रुप 2A और 2B को कैसे सेपरेट करेंगे, पहले इधर ही निपटा लेते हैं पूरी बात। ग्रुप 2A और 2B को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? येलो अमोनियम सल्फाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? येलो अमोनियम सल्फाइड, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SX, वेयर X इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रुप 2A के सल्फाइड्स होते हैं वो YAS यानी येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होते, तो रेसिड्यू में रहते हैं। ठीक है, क्या है? ग्रुप 2A के सल्फाइड जो हैं वो YAS में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और ग्रुप 2B वाले डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे और ये रेसिड्यू में आ जाएंगे। तो ये ग्रुप 2 की कहानी हो गई। हमने मान लिया कि ग्रुप 2 में जो आना था वो आ गया, अब हम फिल्ट्रेट पे आ गए। फिल्ट्रेट पे आने पे हमने क्या किया? बॉयल ऑफ कर दी H2S, ठीक, और HCl को हमने बॉयल ऑफ किया और उसमें NH4Cl और NH4OH डाल दिया। तो दो काम हो सकते थे, या तो रेसिड्यू आए या फिर फिल्ट्रेट। रेसिड्यू किसका आएगा? AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस और FeOH होल थ्राइस का। कलर इसमें जैसे ही इन्वर्ट करोगे तो मैं सही कलर दिखाई देने लगेंगे। तो AlOH होल थ्राइस जेलेटिनस वाइट है, CrOH होल थ्राइस डर्टी ग्रीन है और FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन है। तो ये कलर भी हमें याद होने चाहिए। ठीक, फिल्ट्रेट में क्या हुआ? मान लिया ये नहीं आया कुछ भी, या आ गए तो भी हमें फिल्ट्रेट चेक करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे H2S इन NH4OH और NH4Cl। तो फिर से दो काम होंगे, या तो रेसिड्यू आएगा या फिल्ट्रेट आएंगे। तो रेसिड्यू में कौन कौन आएगा? COS, NiS जो ब्लैक कलर के थे, ZNS व्हाइट था और MnS जो था बफ कलर। ये बफ कलर, ये पिंक जैसा लग रहा है। बफ मतलब जो बकरे को छील दो ना उसकी स्किन जैसी दिखाई देती है, वैसा कलर बफ कलर होता है। ठीक है, अपने को कभी खुरच जाते हैं हम लोग तो हमारी स्किन जो दिखाई देने लगती है, अंदर की जो फ्लैश का कलर होता है बेसिकली वो बफ कलर होता है। ठीक है, तो ये आएगा। या फिल्ट्रेट में पहुंचेंगे तो फिल्ट्रेट में क्या आ गया? NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट और NH4Cl। तो इसमें फिल्ट्रेट आएगा या रेसिड्यू आएगा? रेसिड्यू में तीनों कार्बोनेट आ जाएंगे, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के, जो व्हाइट कलर के होंगे, और फिल्ट्रेट में ग्रुप 6 आ जाएगा और ग्रुप 7 होगा। ठीक, ये चार्ट एकदम बढ़िया से घर पे प्रिंट निकाल के चिपका लेना और कलर निकालना, जिससे मजा आया है ना। थोड़ा 5-7 रुपए खर्च कर देना यार इस पे, है ना, मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। और हाथ जोड़ के इसके सामने रोज खड़े हो और बोलो इसे, जो मैंने बोला वो उसे रिपीट करो। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, ओवर एंड ओवर, है ना, डेली मैंने लिखा है। ठीक, तो काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक, अब बात करते हैं बेसिक रेडिकल्स की। बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में कौन कौन था? Ag+ था, Pb2+ था और Hg2+ था, Hg2+ था। तो हमने डाइल्यूट HCl डाला तो क्या बन गया? सबके क्लोराइड बने जो व्हाइट कलर के थे, हीट करने पे फिल्ट्रेट में आ गया क्या? PbCl2। अब हम क्या करेंगे? कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे जिससे प्रेसिपिटेशन हो, फिर कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे जिससे एक या दो सेपरेट हो जाए और बाकी को एक एक करके अलग अलग करने के तरीके ढूंढेंगे। पूरा माइंडसेट हमारा इसी पे काम करेगा। ठीक है, तो
फिल्ट्रेट में क्या था, PbCl2 आ गया हीट करने पे, और रेसिड्यू में आ गया AgCl और Ag2Cl2। तो जो अलग हो गया पहले उसे कंफर्म कर लेते हैं। तो PbCl2 की रिएक्शन Ki से कराई, एक्सिस में नहीं लिया तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट, K2CrO4 से कराई तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, डाइल्यूट H2SO4 से कराई तो PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉल्युबल इन जो अमोनियम एसिटेट होता है। तो हमने क्या करा, अब हमें इसे याद भी ऐसे ही रखना है कि हमने ग्रुप 1 में क्या किया। ग्रुप 1 में क्या किया, देखो हमने ग्रुप 1 में क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला तो तीनों क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुए और उन्हें हीट कर दिया तो PbCl2 अलग आएगा। PbCl2 की रिएक्शन Ki से कराई तो PbI2, K2CrO4 से कराई तो PbCrO4, डाइल्यूट H2SO4 से कराई तो PbSO4। PbI2 और PbCrO4 येलो थे, PbSO4 व्हाइट था, Cl माइनस डाल दिया तो सॉल्युबल हो गया ये, और H2S में PbS ब्लैक कलर का आ गया। तो कहानी Pb की कंफर्म हो गई यहाँ से। अब जो हमारे पास रेसिड्यू था, रेसिड्यू में क्या था हमारे पास, AgCl और Ag2Cl2 था। इसे एक्वस अमोनिया में डाला तो एक्वस अमोनियम हम जानते हैं AgCl क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो फिल्ट्रेट में चला गया और रेसिड्यू में आ गया Hg और HgNH2Cl। ये ब्लैक और Hg ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो ये ओवरऑल जो सोल्यूशन हमें दिखाई देता है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है। यहाँ से देख लो भाई, ठीक है, तो ये ग्रे कलर का दिखाई देगा हमें। कैसे, ये तो फिल्ट्रेट में चला गया और ये किस में आ गया, ब्लैक और व्हाइट मिलके कैसा बन गया, ग्रे बन गया। ठीक, फिर हमने क्या किया, Ag अलग हो गया हमारे पास, तो Ag को हमने अलग अलग कर लिया। Ag अमोनियम 2 क्लोराइड की रिएक्शन है, डाइल्यूट HNO3 से कराई तो AgCl फिर से प्रेसिपिटेट हो गया। K2CrO4 से कराई तो ब्रिक रेड कलर का क्या आया, ब्रिक रेड कलर का Ag2CrO4 आया। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड का कलर याद रखना क्योंकि ये मुश्किलों में मिलता है ब्रिक रेड कलर। तो Ag2CrO4 ब्रिक रेड कहीं मिल जाए तो वो Ag2CrO4 है। Ki से रिएक्शन कराई तो AgI ब्राइट येलो कलर का आ गया जो इनसॉल्युबल है एक्वस अमोनिया। अब यहाँ से सिल्वर भी कंफर्म हो गया, तो हम चले मरकरी पे। मरकरी की रिएक्शन, मरकरी और मरकरी अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, मतलब मरकरी NH2Cl की रिएक्शन अगर हम कराएं एक्वारेजिया से, तो ये एक्वारेजिया में ही डिजॉल्व होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। इसकी रिएक्शन से बनता क्या है, इसकी रिएक्शन से बनता है NOCl और बनता है 2 क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन है, ये नेसेंट क्लोरीन है, और ये जो रीजन है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो है रीजन फॉर रीजनेबल नहीं, रीजन फॉर फिर से लिख देते हैं थोड़ा, अरे यार REASN रीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा लिख देता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती क्लोरीन। ठीक, तो Hg को ऑक्सीडाइज कर देती किसमें, HgCl2 में, और HgNH2Cl को भी ऑक्सीडाइज कर देती है HgCl2 में और N2 बना देती है। ठीक, फिर HgCl2 की रिएक्शन Ki से कराई तो HgI2 बना रेड कलर का, एक्सेस में Ki डाल दिया तो K2HgI4 बन गया जो कलरलेस था। HgCl2 की रिएक्शन SnCl2 से कराई तो Hg2Cl2 बना व्हाइट कलर का और SnCl4 बन गया। फर्दर डाला तो Hg प्रेसिपिटेट हो गया ब्लैक कलर का और SnCl4 बन गया। कॉपर से रिएक्शन कराई तो CuCl2 बन गया और Hg प्रेसिपिटेट हो गया ब्लैक कलर का। तो यहाँ से तीनों टेस्ट हो गए। अब मैं देखो एक बार में सब कुछ बता रहा हूँ, 1 मिनट में पूरी ग्रुप 1 देखो कैसे। हमारे पास क्या था, Ag प्लस था, Pb2 प्लस था और Hg22 प्लस था। मैंने आके बंद कर रखी है, ऐसे ही तुम्हें भी बोलना है, मेरे साथ साथ रिपीट करना है ना, साथ साथ बोलना। हमारे पास क्या था, Pb2 प्लस, Hg22 प्लस और Ag प्लस था। हमने HCl डाला, तीनों के क्लोराइड आए, हीट किया, PbCl2 अलग हो गया, Hg2Cl2 अलग हो गया और Hg2Cl2 और AgCl एक साथ आ गया। PbCl2 में Ki डाला तो PbI2 येलो कलर का, K2CrO4 डाला तो PbCrO4 येलो कलर का, डाइल्यूट H2SO4 डाला तो PbSO4 व्हाइट कलर का, और हमने Cl माइनस डाला तो एक्सेस में डिसॉल्व हो गया, H2S डाला तो PbS ब्लैक कलर का आ गया। तो यहाँ से Pb कंफर्म हो गया। अब हमने क्या करा, अब हमारे पास AgCl था और Hg2Cl2 था, दोनों में एक्वस अमोनिया डाली। एक्वस अमोनिया डालने से AgNH2 होल ट्वाइस Cl का आ गया फिल्ट्रेट और Hg प्लस HgNH2Cl का आ गया हमारे पास ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट। AgCl को AgNH3 होल ट्वाइस Cl को हमने HCl में डाला तो फिर से AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। उसमें K2CrO4 डाला तो Ag2CrO4 का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आया और Ki डाला तो Agi का कैसा प्रेसिपिटेट आया, Agi का ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आया जो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता। फिर हमने मरकरी का टेस्ट किया। अब मरकरी को Hg और HgNH2Cl को हमने एक्वारेजिया से टेस्ट करा। एक्वारेजिया में 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेट HNO3 से जो क्लोरीन निकली नेसेंट वो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन का। तो उसने क्या किया, दोनों Hg को HgCl2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक, जो HgCl2 बन गया,
अब HgCl2 बन गया तो हमने क्या किया उसे, देखो भाई HgCl2 को हमने किस में डिजोल्व किया, Ki में किया। HgCl2 को हमने Ki में किया तो Hgi2 रेड कलर का आया, जिससे K2Hgi4 बन गया, और K2Hgi4 तो कलरलेस था। फिर SnCl2 से कराई तो Hg2Cl2 बन गया, और फिर से कराई तो Hg प्रेसिपिटेट हो गया। कॉपर से कराई तो CuCl2 बन गया और Hg प्रेसिपिटेट हो गया। सिंपल रिएक्शन थी, आसानी से हो जानी चाहिए। ठीक, अब ग्रुप 2 का टेस्ट करना है। ग्रुप 2 का टेस्ट, बिफोर पासिंग H2S इन एसिडिक, द एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ the solution should be properly adjusted. If the solution is too acidic, Pb and Cd will not be precipitated. On the other hand, if HCl concentration is very less, then zinc of group 4 will also be precipitated. The proper H plus ion concentration is 0.25 normal to 0.5 normal. The original solution must be free from any oxidizing agent, otherwise H2S will get oxidized and with precipitation of free sulfur. This is done by heating the mixture with concentrate HCl for sufficient time during the preparation of original solution. ठीक, इतनी बात क्लियर है, मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गई बात। ठीक, तो ग्रुप 2 में हमने टेस्ट किया। ग्रुप 2 में हमारे पास कौन कौन से थे? ग्रुप 2 में हमारे पास थे कॉपर 2 प्लस, Bi3 प्लस, Cd2 प्लस, Pb2 प्लस, Hg2 प्लस, As प्लस 3, Sb प्लस 3 और Sn प्लस 3 प्लस 2। ठीक, इसमें हमने डायल्यूट HCl और H2S डाला तो CuS, ध्यान से देखो भाई, CuS, Bi2S3, HgS और PbS, ये सारे कैसे थे? ब्लैक कलर के थे। ये सारे कैसे थे? ब्लैक कलर के थे। ये सारे प्रेसिपिटेट हो गए, और CdS येलो था, और बाकी AS2S3 कैसा था? येलो था, SNS ब्राउन था, और Sb2H3 ऑरेंज था। हमने येलो अमोनियम सल्फाइड लिया तो ग्रुप 2 अलग हो गया, ग्रुप 2 भी अलग हो गया। ठीक, हमने डायल्यूट HNO3 डाला। ग्रुप 2A को टेस्ट पहले करना है, मान लेते हैं ग्रुप 2B को बाद में करेंगे। ठीक, तो 2A को पहले टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने डाल दिया उसमें डायल्यूट HNO3। डायल्यूट HNO3 डालने से क्या हुआ कि HgS का रेसिड्यू आ गया और बाकी सारे फिल्ट्रेट में चले गए और सबने नाइट्रेट बना लिए। तो हम ऐसे याद रखेंगे, मार्कोनिकॉफ ये है, HgCOS और NiS ये केवल एक्वा रेजिया में डिजोल्व होते हैं, तो इसे याद कर लो। मरकरी है और कोबाल्ट और निकेल है, तो इसे मार्कोनी कर लेते हैं ना। मार्कोनी में CONI लिख लेते हैं। तो मार्कोनी जो सल्फाइड्स थे, मार्कोनी सल्फाइड्स डिजोल्व ओनली इन एक्वारेजिया। ये बात थोड़ा शॉर्टकट है, ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। तो HgS किस में आ गया? रेसिड्यू में आ गया। अब एक्वारेजिया से डिजोल्व करेंगे तो फिर से HgCl2 बन जाएगा, फिर से वही रिएक्शन रिपीट होगी। HgCl2 से क्या बनेगा? SnCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो Hg2Cl2, SnCl2 से फिर रिएक्शन कराएंगे तो Hg ब्लैक कलर का, Ki से रिएक्शन कराएंगे तो Hgi2 रेड कलर का, जो एक्सेस ऑफ Ki में K2Hgi4 बना देगा। तो Hg कंफर्म हो गया। फिल्ट्रेट में सारे नाइट्रेट्स थे, देखो ध्यान से, फिल्ट्रेट में क्या थे? सारे नाइट्रेट्स थे। सारे नाइट्रेट्स को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराया तो हम जानते हैं इनमें से केवल PbSO4 प्रेसिपिटेट होगा, बाकी कोई प्रेसिपिटेट होगा नहीं, क्योंकि सल्फेट्स की सॉल्बिलिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, सल्फेट की सॉल्बिलिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो PbSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो गया और फिल्ट्रेट में आ गया क्या? सल्फेट सॉल्ट। तो Pb को कंफर्म करने के लिए क्या किया हम लोगों ने? PbSO4 की रिएक्शन अमोनियम एसीटेट की कराई, और ये बात मैंने PbSO4 के प्रेसिपिटेट के टाइम पे लिखी थी कि PbSO4 का प्रेसिपिटेट जो होता है वो अमोनियम लेड सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है वो अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व हो जाता है और लेड एसीटेट बनाता है। अब लेड एसीटेट की रिएक्शन H2S से कराई तो ब्लैक कलर का, K2CrO4 से कराई तो PbCrO4 येलो कलर का, और Ki से कराई तो PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक, तो यहाँ से लेड कंफर्म हुआ। फिल्ट्रेट में क्या थे? सल्फेट थे, इसे हमने एक्वस अमोनिया में NH4OH में पास किया तो रेसिड्यू में आ गया BiOH होल थ्राइस, और फिल्ट्रेट में आ गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, कॉपर और कैडमियम के। BiOH होल थ्राइस को हमने HCl से पास करा तो BiCl3 बना, और इसकी Na2SNO2 यानी सोडियम स्टेनाइट से रिएक्शन कराई तो Bi बन गया और सोडियम स्टेनेट बन गया। ठीक, अब BiCl3 की रिएक्शन वाटर से कराई एक्सेस में तो BiOCl बन गया। पहले से इंपॉर्टेंट लिखिए, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान रखेंगे, जिसका पर्ल वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। अब हमारे पास थे कॉपर अमोनियम सल्फेट और कैडमियम अमोनियम सल्फेट, इनकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराई तो कॉपर सल्फेट और कैडमियम सल्फेट बन गया। इन्हें KCN से ट्रीट कराया तो कॉपर साइनाइड और कैडमियम साइनाइड बने, जो साइनोजन गैस में ब्रेक हो गए। KCN से रिएक्शन कराने पर K3CuCN4 और K2CdCN4 बन गए, जो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स थे। EN रूल से इसे देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट और कैडमियम सल्फेट में H2S से रिएक्शन कराई तो CdS येलो आ गया, काम खत्म। और K4FeCN6 से रिएक्शन कराई तो Cu2FeCN6 का चॉकलेट ब्राउन कलर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। फिर से अजीब सा कलर जब भी आए तो उसे इंपॉर्टेंट मान लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कलर है।
कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी। ठीक, तो सी डी इधर कंप्लीट हो गया और सी यू इधर आ गया। फिर ग्रुप 2B पे चलते हैं। ग्रुप 2B को टेस्ट करने के लिए क्या किया हमने, आर्सेनिक +3 था, Sb3+ था और Sn2+ था। आर्सेनिक +3 को हमने ऑक्सीडाइज करके किस में कर लिया, आर्सेनिक +5 में कर लिया और इसकी अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन कराई तो अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट का हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट आया। जैसा अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट का आया था वैसे ही आर्सेनो मॉलिब्डेट का आया। 10+2 की रिएक्शन जब हम HgCl2 से कराएंगे तो रिवर्स रिएक्शन करेंगे, Hg को फिर से प्रेसिपिटेट करा लेंगे, SnCl4 बनेगा और SnCl4 Hg2Cl2 फिर से SnCl2 से रिएक्शन करेगा और Hg को प्रेसिपिटेट करा देगा। SbCl3 की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो SbOCl ऑरेंज टर्बिडिटी आती है, जैसे BiOCl की पर्ल वाइट आ रही थी वैसे ही SbOCl की ऑरेंज टर्बिडिटी आएगी। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ग्रुप 3 पे चलते हैं। ग्रुप 3 में भाई ये मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि सब लोग इसे ध्यान से पढ़ना है ना। सॉल्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, दोबारा से इसे देखना, 2-3 बार सुनोगे तभी बात समझ में आएगी। स्पीड इसमें तो आनी थी, मैं या तो लिखूंगा तो स्लो होगा भाई, यही तरीका है। ठीक, मैं लिखूंगा या तभी स्लो होगा, या फिर अगर मैं पढ़ूंगा तो स्पीड तो नेचुरली आएगी और तुम्हें जल्दी ही याद रखना है। तो हेडफोन लगाओ इसमें और पूरा नोट्स को हाथ में लेके एक एक लाइन पढ़ लो, है ना, वैसे करके पढ़ना पड़ेगा। तो हमने फिल्ट्रेट ग्रुप 2 के क्या किया, बॉयल किया, रिमूव की क्या H2S और उसमें NH4OH पास कर दिया, NH4OH और NH4Cl पास किया। NH4OH और NH4Cl पास करने पे क्या हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन आ गया, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड डर्टी ग्रीन आ गया और AlOH होल थ्राइस जिलेटिनस वाइट आ गया। अब इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डाला, एक्सेस ऑफ NaOH में एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। एम्फोटेरिक में कौन कौन से मेन आते हैं, तो एल्यूमिनियम, लेड, टिन और जिंक। ये एम्फोटेरिक की स्पेलिंग में A फॉर एल्यूमिनियम, P फॉर PB, T से टिन और इक आ रहा है तो उसे जिंक कह दिया, निमोनिक है यार, ऐसे ही याद रखने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इनसे काफी मदद मिलेगी हमें इनऑर्गेनिक में। ठीक, तो फिल्ट्रेट में आ गया सोडियम मेटाल्यूमिनेट और रेसिड्यू में आ गया Fe3+ और क्रोमियम +3। सोडियम मेटाल्यूमिनेट की रिएक्शन NH4Cl से कराई तो NH4AlO2 बन गया, अमोनियम मेटाल्यूमिनेट और वाटर डाला तो अमोनिया निकल गई और AlOH होल थ्राइस का जिलेटिनस वाइज प्रेसिपिटेट फिर से आ गया। अब Fe3+ और क्रोमियम 3+ को NaOH और Br2 से ट्रीट किया तो Fe3+ तो पहले से ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका कुछ नहीं होगा। Br2 वाटर हम जानते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसने Fe3+ को तो ऑक्सीडाइज करा नहीं, किसे ऑक्सीडाइज कर दिया, क्रोमियम को ऑक्सीडाइज कर दिया क्रोमियम +6 में और कोई इसका येलो सोल्यूशन बन गया। क्रोमियम Na2CrO4 येलो आ गया तो PbNO3 से PbCrO4 येलो आ गया, AgNO3 से Ag2CrO4 का ब्रिकराइट प्रेसिपिटेट आ गया और Ba से बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आ गया। FeOH होल थ्राइस की रिएक्शन HCl से कराई तो FeCl3 येलो सोल्यूशन आया और K4FeCN6 से रिएक्शन कराने पे प्रूशियन ब्लू Fe4FeCN6 का कलर आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से है। ठीक, प्रूशियन ब्लू कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देख लेना 2-4 बार। ठीक, 2-4 बार देखने के बाद, 2 बार तो देखना ही पड़ेगा, 2 बार देखने के बाद फिर इसे क्या करो, फिर इसे इसके क्वेश्चंस करना PYQ शुरू। ठीक, तब फिर बात हो पाएगी। अब एनहाइड्रस FeCl3 कैसा होता है, ब्लैक होता है। FeCl3 KHCN के साथ ब्लड रेड कलर FeHCN होल थ्राइस का बनाएगा या NH4HCN के साथ, तो ये रिएक्शन हम लोग कई बार ही देख चुके हैं। ग्रुप 4 पे जाते हैं। ग्रुप 4 में कौन है, Zn2+, Mn2+, CO2+ और Ni2+ है। ठीक, इन्हें हमने क्या किया, H2S इन NH4OH और NH4Cl लिया। ठीक, तो इनके सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो गए। तो COS और NiS और HgS हमें याद है कि वो केवल किस में डिजॉल्व होते थे, एक्वारेजिया में, मार्कोनी सल्फाइड से। ZnS D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसा है, वाइट है, और MnS कैसा है, बफ है, बफ कलर का, यानी कि स्किन के कलर का, जो मैंने बताया था तुम्हें। डाइल्यूट HCl डालने पे क्या हुआ, ZnCl2 और MnCl2 फिल्ट्रेट में चले गए और CONS और NiS कहाँ पे आ गए, रेसिड्यू में आ गए। अब ZnCl2 और MnCl2 में Zn कैसा है, Zn है एम्फोटेरिक मेटल है। तो NaOH डालने पे क्या बन जाएगा, MnOH बनेगा, जो MnO2 ब्लैक कलर का हो जाएगा और फिल्ट्रेट में सोडियम जिंकेट आ जाएगा। सोडियम जिंकेट में H2S पास करेंगे, ZnS व्हाइट कलर का आ जाएगा, HCl पास करेंगे, फिर से ZnCl2 बन जाएगा। ZnCl2 की रिएक्शन K4FeCN6 से कराएंगे तो Zn2FeCN6 का ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा और अगर K3FeCN6 से कराएंगे तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्सेशन वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे, कलर्स भी याद रखेंगे।
अब MnO2 आ गया, MnO2 को PbO2 से ऑक्सीडाइज करा दिया HNO3 की प्रेजेंस में, तो HMnO4 यानी कि पिंक कलर का KMnO4 का भैया बन गया, ठीक। या फिर MnO2 की रिएक्शन NaBiO3 से कराई तो क्या बन गया, BiNO3 और पिंक कलर का KMnO4 बन गया। अब COS और NiS को एक्वारेज एसिड कराया तो COCl2 कैसा बन गया, पिंक कलर का बन गया। और ये इन्वर्टेड कलर लिखे हैं इसलिए जो पिंक है वो ग्रीन दिख रहा है, जो ग्रीन है वो पिंक दिख रहा है। जब इसका तुम प्रिंट लोगे तो पिंक पिंक दिखेगा और ग्रीन ग्रीन दिखेगा। मतलब ये तुम कहोगे सर ने क्या ही लिख दिया, ग्रीन को पिंक से लिख दिया, पिंक को ग्रीन से लिख दिया। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इन्वर्टेड कलर्स हैं ना यार। ध्यान रखना कि COCl2 कैसा है, पिंक है, और NiCl2 कैसा है, ग्रीन है, ठीक। इन्वर्टेड कलर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में ये वैसे ही दिखेगा, ठीक। तो COCl2 की रिएक्शन अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो CO3 बनेगा, CO2 निकलेगी, CO3 NaCO3 के साथ मिलके कॉम्प्लेक्सेशन करेगा, जो Br2 से ऑक्सीडाइज होने पर एप्पल ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा Na3CO3 होल थ्राइस, ठीक। इसमें जो CO3 है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक। NiCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो NiCO3 बन जाएगा, जो Br2 के साथ ऑक्सीडाइज होके Na2O3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा। और ये रिएक्शन एडवांस के में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिखी है, ठीक। इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू CO2 प्लस और Ni2 then how to identify the presence of these ions? Process क्या, treat the solution with NaSCO3 in presence of Br2 water and observe the color in cold and heating. If apple green in cold but no change in heating then CO2+। अगर apple green cold में आ रहा है और हीटिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कैसा है, CO2+ है। नो ग्रीन इन कोल्ड बट ब्लैक ऑन हीटिंग तो Ni2+ है। एप्पल ग्रीन इन कोल्ड और ब्लैक ऑन हीटिंग हो जाए तो क्या है, दोनों प्रेजेंट है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, दोनों के क्लोराइड बना के KCN और KOH के साथ उसे ट्रीट कराएंगे। जब KOH KCN के साथ ट्रीट कराएंगे तो COCN होल ट्वाइस का ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा और KCN के साथ ट्रीट कराने पे K4COCN6 का येलोइश ब्राउन सोल्यूशन आएगा, जो Br2 के साथ ऑक्सीडाइज होकर ब्राइट येलो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। निकल के साथ कराएंगे तो NiCN2 बनेगा जो ग्रीन कलर का होता है, फिर K2NiCN4 बनेगा और फिर फाइनली जो ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा Ni2O3 बन जाएगा। अब इसके बाद जो आता है स्पेसिफिक टेस्ट लिखेंगे। अगर स्पेसिफिक टेस्ट लिखेंगे तो COCl2 KNO2 के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, ये फिर से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि COCl2 की रिएक्शन KNO2 से कराएंगे तो एसिटिक एसिड के साथ तो K3CONO2 होल 6 येलो कलर का बनेगा और NH4HCN ईथर के साथ कराएंगे तो ब्लू कलर का सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा थायोसाइनाइड के साथ, ठीक। NiCl2 की रिएक्शन ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ DMGH के साथ कराएंगे तो निकल DMGH का रोजी रेड या और पिंक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा था, ठीक। सिंपल बात है। अब बेरियम का टेस्ट करेंगे, बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम का टेस्ट। बेरियम फ्लेम टेस्ट कैसा देता है, एप्पल ग्रीन, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड और जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड देता है। ग्रुप रिजेंट कौन है इसका, ग्रुप रिजेंट है कार्बन अमोनियम कार्बोनेट इन NH4Cl एंड NH4OH। तो इनसे सबके कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया व्हाइट कलर के, एसिटिक एसिड डाला तो एसिटेट्स बन गए, K2CrO4 बना तो BaCrO4 येलो कलर का आ गया, फिल्ट्रेट में आ गया कैल्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम एसिटेट और स्ट्रोंशियम एसिटेट, ठीक। ऑक्सिलेट कह रहा हूँ बार-बार, एसिटेट आ गया, ठीक। फिर इनकी अमोनियम सल्फेट के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराई तो स्ट्रोंशियम सल्फेट आ गया और कैल्शियम सल्फेट आ गया। स्ट्रोंशियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो गया और कैल्शियम सल्फेट से हमने बना लिया कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक, व्हाइट कलर का। अमोनियम ऑक्सिलेट से रिएक्शन करा के और उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl और K4FeCN6 से कराई तो Ca2FeCN6 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक। ग्रुप 6 में फ्लेम टेस्ट है इन जनरल तो Li+ का रेड क्रिम्सन है, Na+ का येलो गोल्डन येलो और Be और Mg2+ जो होते हैं वो फ्लेम टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक। अब NaCl की रिएक्शन अगर KH2SbO4 से कराएं तो NaH2SbO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। KCl की रिएक्शन कराएं Na3CONO2 होल 6 है तो K3CONO2 होल 6 का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। और Mg की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से करा दें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4OH की प्रेजेंस में तो अमोनियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा, जिसे हीट करके Mg2P2O7 व्हाइट कलर का बन जाएगा। इसके बाद अमोनियम का टेस्ट है। अमोनियम का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, NH4Cl की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो हीट करने पे अमोनिया गैस निकलेगी, जो पंजेंट ऑर्डर की गैस है, जो HCl से अगर इसके भिगी हुई रॉड इसके ऊपर ले जाए तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स आते हैं। और नेस्लर रिएजेंट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो K2HgI4 और KOH को मिला के हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ये क्या है, ये है नेस्लर्स रिएजेंट और इसके NH4Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो
मिलन्स बेस का, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, और इसे याद कैसे रखेंगे, HgOHg, नहीं आई कह देंगे ना, ठीक। मैंने तो यही याद किया था, Hg को आवाज दो, HgOHg, नहीं आई, ठीक। तो HgOHg NH2i बन गया और इससे आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से बेसिक रेडिकल भी कर लिए। देखो बेसिक रेडिकल में रिएक्शंस कम हैं, रेडिकल ज़्यादा हैं, तो तुम्हें वो चार्ट याद रखना है रादर देन रिएक्शंस। और हम लोग अगली क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम तसल्ली से तुम्हें ये बताएंगे क्वेश्चन को उठाना कैसे है। आसानी से करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। इस वीडियो को भाई 2 बार ही कम से कम देखना पड़ेगा, 2 बार से कम में काम चलेगा नहीं, खासकर बेसिक रेडिकल वाले पार्ट को 2 बार देख लोगे तो बहुत बढ़िया काम चलेगा, एडवांस के क्वेश्चन लगेंगे। और जो सवाल मतलब मैंने नहीं ले पाए हैं, जो रिएक्शंस नहीं आ पाई हैं, वो भी तुमने कहीं पढ़ी होंगी, वहाँ होंगी, नहीं तो क्वेश्चन के फॉर्म में जो आती आएंगी वो करते आएंगे। मेन बात है कि हम इसके क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक। तो वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखना और बहुत सारी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।